हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 3 for the supplements related to securities laws relevant for December 20 exams. I hope you people are regularly watching all the lectures which I'm uploading on this channel. And on regular basis, I'm receiving your messages, your queries regarding these case laws which we are discussing nowadays. So I really appreciate your efforts और प्लीज इसको आगे कंटिन्यू करते रहिए रेगुलरली विद इन 7 to 8 डेज हम 7-8 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट सारे सप्लीमेंट्स। तो बेटर होगा कि साथ साथ आपके सप्लीमेंट्स एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द केस लॉज रिलेटेड टू takeover code. Last lecture we discussed about the amendments related to takeover codes made by the takeover code made by SEBI. अब हम आज डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू केस लॉज ऑफ टेकओवर कोड। तो टेकओवर कोड से रिलेटेड केस लॉज हम अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड वर्सेस सेबी, सेबी के होल टाइम मेंबर का डिसीजन, कोई अपील वपील का मैटर नहीं, नॉर्मल डिसीजन। और मुझे ये केस बहुत ज्यादा रेलिवेंट या ऐसा कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता, कुछ बहुत ज्यादा हमें यहाँ से सीखने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। स्टिल सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड का केस क्या है वो समझ लीजिए। एक्चुअली मैटर ये है कि एसएसटी सेबी रेगुलेशन 2011 विद रिस्पेक्ट टू एसएसटी 2011 आप लोग पढ़ते हो, जबकि ऐसा तो नहीं ना कि टेक ओवर कोड 2011 में ही आया हो। 1997 टेक ओवर कोड हुआ करता था बिफोर दिस 2011। we had SEBI regulation to 1997 with respect to SST। अब क्या हुआ कि इस सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड के केस में जो अक्वायरर थे उनकी होल्डिंग एक लिमिट से ज्यादा हो गई और 1997 वाले टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग ट्रिगर पॉइंट आ गया, रेगुलेशन 10 एंड रेगुलेशन 11 ऑफ 1997। तो 1 अप्रैल 2007 और सितंबर 2007 में, अप्रैल और सितंबर 2007 में उन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए, जिस वजह से ट्रिगर पॉइंट आया होगा 1997 के अकॉर्डिंग। उस टाइम वही लॉ था। और acquirers and PSE are jointly and severally responsible to make a public announcement with respect to open offer। ये 1997 के अंदर। इसी बीच में क्या हुआ कि इन लोगों ने तो शायद टेक ओवर कोड फॉलो नहीं किया होगा, इसीलिए 11 तक बात गई। इसी बीच क्या हुआ, सेबी रेगुलेशन 1997 रिपील हो गया और आ गया 2011। अब जब सुनवाई चल रही थी तब 2011 आ चुका था। ये आर्ग्यू कर रहे होंगे कि 2011 आ गया, अब वो प्रोविजन कैसे लगाओगे, अब 1997 क्यों फॉलो कर रहे हो सर, अब ट्रिगर पॉइंट 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो ये बात आप भी समझ गए होंगे कि नहीं, जब का ट्रांजेक्शन है तब का लॉ देखेंगे, इतना सबको समझ में आता है। और सेबी रेगुलेशन 2011 रेगुलेशन नंबर 35 सब रेगुलेशन 2 क्लोज बी में एक प्रोविजन था कि एसएसटी रेगुलेशन 1997 के ऑब्लिगेशन आप पर अभी भी लागू होते रहेंगे जैसे कि उस वक्त होते अगर रिपील नहीं होता। इट मींस ऑब्लिगेशन जो 1997 के अकॉर्डिंग उस वक्त आपके आ गए थे, भले ही रिपील हो गया, वो ऑब्लिगेशन अभी भी बने रहेंगे। और इसीलिए उनको कहा गया कि ऑब्लिगेशन रहेगा और 2011 भले ही आ गया हो, ऑब्लिगेशन अभी भी एप्लीकेबल है। आप आज भी ओपन ऑफर दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते, अगर ब्रीच नहीं, वायलेशन नहीं करना चाहते, अभी भी आप ओपन ऑफर दें 10% इंटरेस्ट के साथ। ओके, मतलब केस बहुत पुराना चला आया, सुनवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, एडजुडिकेशन सब हुए, फिर क्या हुआ, इस बीच 11 आ गया। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ, तो 7 का केस था, 11 आ गया। तो 2007 में एक्विजिशन हुए थे, टेक ओवर कोड लागू हुआ, उनसे कहा 1997 टेक ओवर कोड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन फुलफिल करो। इसी बीच सब चीजें चलती रही, 2011 आ गया, इन्होंने ओपन ऑफर नहीं दिया। अब कह रहे हैं वो तो 1997 में था, वो आप 11 में कैसे अब आज की डेट में हम पर कैसे एप्लीकेबल कर सकते हो। इन्होंने कहा भले ही रिपील हो गया हो, वो प्रोविजन अभी भी लगते रहेंगे जैसे कि रिपील नहीं होता तो लगते हैं, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन उस वक्त का है। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, आज की डेट में ओपन ऑफर दें, लेकिन अब की बार प्राइस जो डिसाइड होगी कोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें 10% इंटरेस्ट जोड़ दें, जब देना था और जब दे रहे हो उस बीच का इंटरेस्ट जोड़ दें 10%। इट मीन्स आपको एक चीज सीखने को मिल गई। क्या सीखने को मिल गया सर, कि जब भी डिले होता है ओपन ऑफर में तो ये इंटरेस्ट लगाने को बोलते हैं, ऑब्वियस है वो होगा, लेकिन अब इंटरेस्ट कब से कब तक और किन
लोगों को देना है। बोले जो लोग जब वॉयलेशन हुआ था उस दिन शेयर होल्डर्स थे, और अगर आप आज ओपन ऑफर देते हो और वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हम मानेंगे कि उस दिन भी पार्टिसिपेट करते, ये तब भी शेयर होल्डर थे, आज भी हैं, उस दिन भी पार्टिसिपेट करते क्योंकि आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन लोगों को आप 10% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दें अपार्ट फ्रॉम योर ऑफर प्राइस, उस पर 10% इंटरेस्ट। कब से? जब ओपन ऑफर देना था, जब दे रहे थे। लेकिन इस बीच में अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो आप वो माइनस कर, क्यों? क्योंकि अगर ये उस दिन ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो ये अपने शेयर सरेंडर कर चुके होते आपको, फिर इन्हें डिविडेंड नहीं मिलता। हाउ लॉजिकल, राइट? तो ये आपको सीखने को मिल गया, लॉ में है, हम नहीं पढ़ते हैं इस डेप्थ का प्रोविजन, एप्लीकेबिलिटी नहीं है इतनी, बहुत छोटा सा हमें तो सिलेबस में केवल ओवरव्यू एप्लीकेबल है। तो वहां से अब तक का इंटरेस्ट लेस कर ले अगर डिविडेंड कुछ बांटा है कंपनी ने बीच में तो। आगे तो ये मेरे में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानता नहीं था, स्टिल था केस तो हमने पढ़ लिया ना। मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड वर्सेस सेबी, अपीलेंट और रेस्पोंडेंट आ गया, इट मींस अपील हुई और अपील गई सेट में। क्या हुआ है? मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड के अगेंस्ट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर दिया और पेनल्टी लगाई 2 लाख रुपए की। क्यों लगाई सर पेनल्टी? अगेन 1997 एसएसटी कोड है ना, टेक ओवर कोड 1997 क्या कोड। मैटर क्या है यार, मैटर बताइए, मैटर क्या था, पेनल्टी क्या है, सब चीजें क्यों है। चलिए अब फैक्ट पर आते हैं। क्या हुआ? प्रमोटर ग्रुप ने कुछ ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करके 25,000 इक्विटी शेयर एक्वायर किए, जिससे शेयर होल्डिंग 50 से बढ़कर 60 हो गई। और ऑब्वियस है पुराने टेक ओवर कोड में भी ऐसा प्रोविजन होगा, तो ट्रिगर पॉइंट आ गया। ठीक, अब क्या हुआ? कंपनी ने नॉन कंप्लायंस में एक और चीज की कि नॉन कंप्लायंस डिस्क्लोजर के रेस्पेक्ट में हो गया। इट मींस रेगुलेशन 11 ट्रिगर हुआ 1997 वाला, इसके अलावा सर्टेन डिस्क्लोजर्स आपको करने हैं। आप जानते हो आज भी डिस्क्लोजर्स हैं कि आप कितनी होल्डिंग है और इससे ज्यादा अगर आपने एक्विजिशन किया है तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो आप समझिए 2 चीजें हो गई, एक तो ट्रिगर पॉइंट आ गया था और दूसरा डिस्क्लोजर नहीं हुए। दोनों के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगा दी, एक के रेस्पेक्ट में 2 लाख और एक वायलेशन के रेस्पेक्ट में 50 लाख। अब क्या हुआ? इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि सर नॉन कंप्लायंस जो था वो इंटेंशनल नहीं था, यू नो कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड मेंस रेया, सर इट वाज नॉट इंटेंशनल, गलती से मिस्टेक हो गई। तो आप जानते हैं मेंस रेया इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में देखते हैं मेंस रेया एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है किसी भी सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में एसेंशियली हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या था, और इसीलिए ऑब्वियस है आप जानते हो कि उनके आर्गुमेंट चला नहीं होगा। तो ये तो हो गया, इट इज टर्टाइल, इट इज ट्राइट लॉ दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ विल नॉट एक्सक्यूज द अपीलेंट टू एस्केप द लायबिलिटी। मैटर ये नहीं था, बड़ा मैटर था 15H2 के रेस्पेक्ट में। ये क्या था सर? 15H2 की पेनल्टी लगाई गई 50 लाख रुपए। ठीक है, अब 15H2 का क्या मैटर था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आप रूल बना ले। मेंस रेया तो मुझे लगता है आपको पहले से समझ में, यहां थोड़ी इंटेंशन देखें। 15H2 मैटर बहुत इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? 15H2 का ये सेक्शन अक्टूबर 2002 में अमेंड हुआ, सेबी ने अक्टूबर 2002 में इसे अमेंड किया और पेनल्टी कर दी 5 लाख रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए। तो अपीलेंट क्या कह रहे हैं? अपीलेंट कह रहे हैं कि सर सुनो, गलती कब हुई है? कि गलती से मिस्टेक जो हुई है, मिस्टेक हुई है 2001 में। तब तक तो पेनल्टी मैक्सिमम 5 लाख लगती थी 15H2 में। अब आपने 5 लाख से बड़ा से 25 करोड़ तक की पेनल्टी डाल दी, और ये अमेंडमेंट 2002 में हुआ है। तो सर नया लॉ
नई गलती पर एप्लीकेबल हो, पुरानी गलती पर नया लॉ थोड़ी एप्लीकेबल होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे वास्तव में क्या होना चाहिए। तो ये उठकर चले गए सेट में। सेट ने कहा कि देखो बिल्कुल पुराना लॉ एप्लीकेबल होता, पर क्या तुमने प्रोविजन कंप्लाई कर लिया था पुराने लॉ रहने तक? नहीं किया ना, मींस वायलेशन आज तक भी चल रहा है ना, इट मींस नए लॉ में भी तो वायलेशन चल रहा है। तुम अगर वायलेशन कंटिन्यू नहीं करते, पुराना लॉ खत्म हो जाता, पुराने लॉ में ही मैटर खत्म हो जाता, तुम ही लाए नए लॉ में, वायलेशन अभी भी चल रहा है। पुराना लॉ नहीं, नया अमेंडमेंट लगेगा, और 50 लाख की पेनल्टी कोई गलत नहीं लगाई गई है, क्योंकि 5 लाख से 25 करोड़ होती है। पहले ही कर लेते तो मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी में बाहर हो जाते। क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोजिबल फॉर ऑर्डर क्या था? फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर द erstwhile SEBI Act on the date of violation was rupees 5 लाख। सर मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख की थी 15H2 में 2002 के पहले तक। अमेंडमेंट हुआ, इसे कर दिया 5 लाख से 25 करोड़ और 3 गुना जो आपने प्रॉफिट कमाया, विच एवर इज हायर। मैटर क्या है? मेन पॉइंट है सर, द मूड पॉइंट इन द कनेक्शन दैट द ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है पहले, वायलेशन हुआ है पहले, लेकिन ये अभी तक भी कंटिन्यू है। And therefore, because the violation was continued even after the October 2002, appellant has been rightly imposed penalty under the amended, right? तो क्लियर है, 5 लाख से 25 करोड़ वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वायलेशन अभी भी कंटिन्यू है। और इस बीच में उन्होंने 5 से 25 तक की पेनल्टी लगाई है, 50 करोड़, सॉरी 50 लाख। और चूंकि इतना टाइम आपको हो चुका है, तो 50 लाख की पेनल्टी रीजनेबल है और कोई डिसप्रपोर्शनेट नहीं। अपील डिसमिस कर। क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि इंटेंशन नहीं देखेंगे, गलती हुई है पेनल्टी लगेगी, सिविल लॉ है। और वायलेशन हुआ था 2002 में अमेंडमेंट के पहले, तो पेनल्टी भी 2002 के अमेंडमेंट के पहले वाली लगनी चाहिए थी, मैक्सिमम 5 लाख। लेकिन वायलेशन 2002 के अमेंडमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहा, इसलिए 2002 के अमेंडेड प्रोविजन के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाना कहीं से कहीं तक गलत नहीं। जीपी शाह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, सेबी एक्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया, जबकि केस टेक ओवर कोर्ट का था। याद करिए, टेक ओवर कर लिया, बार बार सेबी बोल रही है कि शोकोज नोटिस भेज रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आपने ओपन ऑफर क्यों नहीं दिया, वायलेशन कर दिया, शोकोज नोटिस की रिप्लाई नहीं कर रहे हो। जब पेनल्टी लगा दी तो बोला अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सेट ने कहा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऑलरेडी उन्होंने कहा था वो अपॉर्चुनिटी ही थी, तो ऑलरेडी हम ये मैटर खत्म। मैटर अब आता है डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी। रनसन ट्रेडर्स लिमिटेड का केस, होल टाइम मेंबर्स ऑफ सेबी का डिसीजन नहीं है, एक्चुअली एक बहुत अच्छा प्रोविजन आपको सीखने को मिले। ये रॉनसन ट्रेडर्स लिमिटेड एक कंपनी है, ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी होगी, तभी डिलिस्टिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होने को है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड, मतलब रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, कंपनी छोटी होगी फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, मैटर ये है कि आप एक बात जानते हैं, स्मॉल कंपनीज के लिए रेगुलेशन 27 पढ़ा है आप सब लोगों ने, कि अगर कंपनी की नेटवर्थ और पेडअप कैपिटल इससे कम है, राइट, एक साल में आपकी ट्रेडिंग कभी सस्पेंड नहीं की गई हो, आपके शेयर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, तो आपकी कंपनी बिना पब्लिक अनाउंसमेंट वाले प्रोविजन फॉलो की एग्जिट अपॉर्चुनिटी देकर डिलिस्ट हो सकती है। पढ़ा है आपने स्मॉल कंपनीज की डिलिस्टिंग, जहां स्मॉल कंपनी की डिलिस्टिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है, तो रेगुलेशन 27 में एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेबी को इस रेगुलेशन में, रेगुलेशन 25A में एक पावर है कि सेबी किसी भी इस रेगुलेशन में, इस सेबी रेगुलेशन 2009 फॉर डिलिस्टिंग के किसी भी प्रोविजन पर आपको रिलैक्सेशन दे सकती है, कि अगर डिजर्विंग केस है तो हम उस पर्टिकुलर प्रोविजन को स्ट्रिक्ट नहीं, रिलैक्स कर देंगे किसी की। अब हुआ क्या होगा कि कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज वो टिपिकल डेफिनेशन फॉलो नहीं कर पा रही होगी स्मॉल कंपनी की, लेकिन ये फिर भी गए सेबी के पास कि सर देखो ना, हमारी हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, भले ही हम इस स्मॉल के डेफिनेशन नहीं आते, प्लीज कंसीडर द केस, और इस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को, रेगुलेशन 27 के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को हमें रिलैक्सेशन दीजिए,
और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में हमें भी सर मानो कि हम भी स्मॉल हैं और एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दो विदाउट फॉलोइंग पब्लिक अनाउंसमेंट प्रोविजंस। तो ऑब्वियस है फिर होल टाइम मेंबर ने उनके फैक्ट को देखकर बिल्कुल रिलैक्सेशन दिया और कहा कि रेगुलेशन 27 के अकॉर्डिंग डिलीट। ठीक है, तो रेगुलेशन 27 है डिलिस्टिंग रेगुलेशन फॉर स्मॉल कंपनी और 25A में उन्हें पावर है कि वो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रिलैक्स कर सकते हैं। तो रॉनसन ट्रेडर्स के केस में होल टाइम मेंबर ने उनको रिलैक्सेशन ग्रांट किया विद रिगार्ड टू नेटवर्थ रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो वॉलंटरी लिस्टिंग करवाने के लिए उन्हें स्मॉल कंपनी वाला प्रोविजन फॉलो करने की परमिशन दी। तो सेबी को पावर है, तो आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी सेबी को ऐसी पावर दी जाती है, आप कहीं भी किसी भी रेगुलेशन में पढ़े कि सेबी इज हैविंग पावर, इस रेगुलेशन में इस पर्टिकुलर चीज के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के लिए सेबी आपको रिलैक्सेशन दे सकती है, तो फिर उस टाइम अपना अधिकार यूज हम कर सकते हैं और एटलीस्ट सेबी को एक बार अप्लाई कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से रिलैक्सेशन दिया जाए। टेंसन ट्रेडर्स लिमिटेड को रिलैक्सेशन दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग में रिसेंट जजमेंट और डेवलपमेंट में ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा चुका, इवन जून 20 वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू भी आप जो डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर इंफॉर्मेशन किसी किसी को पास ऑन कर रहे हो वो भी जद में आएगा, वो भी इनके अधिकार क्षेत्र में आएगा। फिर वो मोबाइल डिवाइस और व्हाट्सएप आपके इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ये ऑलरेडी हम केसेस पढ़ चुके। तो आदित्य ओम प्रकाश गग्गर का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूज बाद में आई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में पब्लिश हुए, वो आपने पहले ही वो सिमिलर थे जो आपने व्हाट्सएप पर पहले ही पब्लिश कर दिए थे, लोगों को बता दिए थे। ऑब्वियस है उनको पकड़ा गया और इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी माना। हम पढ़ेंगे ये केस, अमलेंदु मुखर्जी का केस। क्या केस है ये? रिको इंडिया लिमिटेड का केस, अमरेंदु मुखर्जी। क्या हुआ? रिको सब्जेक्ट कंपनी है और ये जो मुखर्जी थे ये रिको वाली कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से इनके पर्सनल रिलेशन, मुखर्जी साहब के रिको कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के साथ पर्सनल रिलेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला। एक्चुअली मैटर क्या हुआ था कि मुखर्जी साहब ने नहीं, एक्चुअली मुखर्जी साहब की कंपनी थी एफटीएस। आप बोलोगे सर कंपनी किसी की थोड़ी होती है, कंपनी तो सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। यस, तो एक्चुअली क्या था कि फिर ऐसे बात कर कि एफटीएसएल नाम की एक कंपनी, उसने रिकॉ कंपनी में बहुत सारी ट्रेडिंग की। तो एफडीएसएल के नाम से एफडीएसएल कंपनी में रिकॉ नाम की कंपनी के शेयर्स की बहुत ट्रेडिंग देखा गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि एफडीएसएल कैसे इतनी ट्रेडिंग कर रही है, तो पता चला कि एफडीएसएल के जो एमडी हैं मुखर्जी साहब, उनके पास 73% शेयर होल्डिंग है एफडीएसएल। ठीक है, और मुखर्जी साहब के पर्सनल रिलेशन है बहुत अच्छे सीनियर मैनेजमेंट ऑफ रिकॉ के साथ। बात समझ में आ गई? लिफ्ट करो कॉर्पोरेट में और देखो ये ट्रेडिंग एफडीएसएल नहीं कर रही है, ट्रेडिंग एक्चुअली मुखर्जी साहब करवा रहे हैं एफडीएसएल को, रिकॉ के शेयर्स। और फाइनली फिर ऑब्वियस है इनसाइडर ट्रेडिंग का केस निकला और मुखर्जी साहब लगाई। अमलेंदु मुखर्जी इन द मैटर ऑफ रिकॉ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सेबी। तो फैक्ट ऑफ द केस, अब फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दो पॉइंट पर। ये तो आपको समझ आ दिया मैंने ऊपर की 3-4 लाइन। ट्रेडिंग करते वक्त इन्होंने दो बेनिफिट कमाए, एक तो शेयर्स के खरीदने बेचने पर जो गेन कमा लिया, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो था 1,13,56,000 का। कैलकुलेशन हुई कितनी इतनी ट्रेडिंग की। और अगर ये काम नहीं करते तो पुराने शेयर्स थे उन पर इनको लॉस हो जाता 1,16,00,000 का। तो एक तो गेन कर लिया और एक लॉस होने से बचा दिया, अवॉइडेड द लॉस एंड मेड द गेन। तो ऑब्वियस इन दोनों को जोड़ेंगे और आप एक वर्ड जानते हो डिसगॉर्जमेंट, सेबी कहती है पैसा लौटाया जाए, लौटाओ ये पैसा। यस, तो
नोटिस ही एमडी थे, प्रमोटर थे एफडीएसएल के, कंट्रोल था इनका पूरा। इम्प्रॉपर है कंडक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग का, फ्रॉड मैनिपुलेशन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप ही हो एफडीएसएल के, और इसीलिए एफडीएसएल का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया। और नोटिस ही को कहा कि 2,30,00,000 कहां से आया, 1,16,00,000 का गेन, 1,13,00,000 का आपने जो लॉस अवॉइड कर दिया, ये पैसा लौटाओ इंटरेस्ट के साथ। दे बी डायरेक्टेड एफडीएसएल मैनेजिंग डायरेक्टर अमलेंदु मुखर्जी टू डिस्गॉर्ज एन अमाउंट वर्थ रुपीज 2,30,00,000, ठीक, और कहा कि 45 डेज में अमाउंट पे करिए 12% इंटरेस्ट, और मुखर्जी साहब को 7 साल के लिए मार्केट एक्सेस करने से मना। नाउ मिस्टर बी रंगनाथन, तो आपको क्या समझ में आया पूरा मुखर्जी साहब के केस से कि ऑब्वियस है इस मैटर के लिए भी वेल लिफ्ट किया जाएगा, और देखा जा सकता है यार कि एफटीएसएल नहीं कर रही है ट्रेडिंग, तो मुखर्जी साहब है उसमें मेन पर्सन जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं। रंगनाथन साहब कौन थे? रंगनाथन साहब हमारी बिरादरी के हैं, इसलिए इस केस को पढ़कर आपको थोड़ा सा दुख होगा। रंगनाथन साहब एडलवाइज फाइनेंशियल लिमिटेड, एडलवाइज ईएफएसएल के, ये ईएफएसएल लिस्टेड कंपनी है और इसके कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंप्लायंस ऑफिसर, रेगुलेशन 6 एलओडीआर। तो रंगनाथन साहब, मिस्टर बी रंगनाथन साहब कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंप्लायंस ऑफिसर थे ईएफएसएल। कंप्लायंस ऑफिसर का क्या मैटर आ गया इनसाइडर ट्रेडिंग में? अरे याद करो, ट्रेडिंग विंडो बंद कब करनी है, ओपन कब करनी है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर। टेक प्रॉपर केयर, टाइम रहते बंद हो, टाइम रहते ओपन हो। गलती क्या हो गई रंगनाथन साहब से, ये समझिए, गलती समझना भी थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल पॉइंट है। बी रंगनाथन साहब सीएस है, कंप्लायंस ऑफिसर थे ईएफएसएल। ईएफएसएल जो मैटर जहां पर ये रंगनाथन साहब सीएस है, ईएफएसएल की होली ऑन सब्सिडरी है क्या, ई कैप। तो ई कैप करके एक कंपनी है जो ईएफएसएल की होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है। आप जानते हो सब्सिडरी के रेस्पेक्ट में भी कंप्लायंस हम पर एप्लीकेबल होते हैं बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, और सब्सिडरी का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब ई कैप ने क्या किया, अप्रैल 17 में ई कैप ने एमिन नाम की कंपनी को अक्वायर किया, एमिन को अक्वायर किया, जिसकी टर्म शीट 25 जनवरी 2017 को ही साइन हो चुकी थी, और ये बात पब्लिक को नहीं पता। तो टर्म शीट साइन हो गई 25 जनवरी और डील हुई 5 अप्रैल। ध्यान से सुनिए, क्या ये इंफॉर्मेशन यूपीएसआई है, ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव है, क्योंकि ई कैप अगर एमिन को अक्वायर करेगा तो उसकी वजह से जो इंपैक्ट है वो अल्टीमेटली एक्विजिशन का इंपैक्ट ई कैप पर आएगा और ई कैप का इंपैक्ट ईएफसीएसएल पर आएगा, और ईएफएसएल में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है पब्लिक। तो ये यूपीएसआई है। रंगनाथन साहब से क्या गलती हो गई, रंगनाथन साहब ने, ईएफएसएल ने बीएसई एनएसई को तो ये डील को डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन रंगनाथन साहब को ध्यान रखना चाहिए था कि बीइंग यूपीएसआई इन द कंपनी 25 जनवरी से 5 अप्रैल तक आपको विंडो बंद करनी थी। रंगनाथन साहब ने ट्रेडिंग विंडो बंद नहीं की, नॉशनल ट्रेडिंग विंडो होती है, और ऐसा एक बार नहीं, जब नोटिस भेजा गया उन्होंने रिप्लाई किया कि सर अगली बार से नहीं होगा, गलती हो गई, तो बताया गया उन्हें कि आपने ऐसा कई बार पहले भी किया है जब आप ट्रेडिंग विंडो बंद नहीं करते। और फाइनली रंगनाथन साहब पर अच्छी खासी पेनल्टी लगा। Compliance officers are expected to discharge a responsible role in the corporate functioning. Standard of good compliance help करते हैं to build up good corporate governance और add value and confidence to the market as well as in investment. तो सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया ईएफएसएल में कि आपने वायलेशन किया है प्रोहिबिशन पीआईटी रेगुलेशंस का। 25 जनवरी से 5 अप्रैल तक जो यूपीएसआई रही वो इन्फॉर्मेशन, उसे हमने कहा इन्वेस्टिगेशन पीरियड, आईपी कहेंगे उसे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मत समझिएगा, इट इज इन्वेस्टिगेशन पीरियड। कंपनी एनएसई बीएसई पर लिस्टेड है। मिस्टर बी रंगनाथन कंप्लायंस ऑफिसर सीएस है कंपनी के। ई कैप ने की होली ऑन सब्सिडरी, ई कैप होली ऑन सब्सिडरी एफएसएल की। ई कैप ने एमिन को अक्वायर किया 5 अप्रैल को और उसकी टर्म शीट 25 जनवरी को ही साइन हो गई थी। तो ये कहा गया कि 25 जनवरी को ये मैटर आ चुका था, तो ये यूपीएसआई थी, और बीइंग यूपीएसआई इन योर कंपनी आपको ट्रेडिंग विंडो बंद करनी थी, आपने नहीं की।
इसलिए आपने कोड ऑफ कंडक्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किए और पेनल्टी लगा दी गई। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी तो नॉन कंप्लायंस मिले कि आपने और कई बार भी ऐसा किया है, और देयरफॉर देयर वर रिपीटेड इंस्टेंसेस जहां आपने ऐसी विंडो क्लोज नहीं की, और इसी वजह से ये आर्ग्यूमेंट कि सर गलती से हो गया आपकी बार नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का व्यू था कि रिपीटेटिव वायलेशन है, एक बार तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, और 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई रंगनाथन साहब। उद्यंत मल्होत्रा जी, इन पर ना एक इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, और बिना बड़े इन्वेस्टिगेशन किए, बिना केस की डेप्थ में गए इंटरिम ऑर्डर निकाला। फाइनल ऑर्डर निकालो ना, इंटरिम निकालो, इतनी पेनल्टी दे दो। जबकि होना क्या चाहिए कि बहुत इमरजेंसी केस में एक्स पार्टे ऑर्डर देते हैं, इंटरिम ऑर्डर देते हैं। एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर कब दोगे आप? ये बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। अब हुआ क्या कि आपने उद्यंत मल्होत्रा जी को शोकॉज नोटिस भेजे, वो रिप्लाई, उन्हें आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आपने उन्हें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऑफ बीइंग हर्ड, तो वो अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करें आपके सामने से, राइट? तो सेबी ने पेनल्टी लगा डाली, ये उठकर चले गए सेट में कि सर ये देखो क्या कर रही है सेबी, आरोप लगा तो मुझे साबित करने का मौका तो दो मेरी सच्चाई। नहीं दिया, इन्वेस्टिगेशन पूरा करो, पूरी एडजुडिकेशन ढंग से करो। आप एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर दे रहे हो, ये इमरजेंसी में होना चाहिए ना, रूल यही कहता है। सेट ने कहा बिल्कुल रूल यही कहता है, और इसलिए ये इंटरिम ऑर्डर नहीं चलेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन की। बहुत टाइम बाद हमारे फेवर में कोई डिसीजन। देयर इज नो डाउट दैट सेबी हैज द पावर टू पास एन इंटरिम ऑर्डर, बट in extreme cases, SEBI can pass an ex parte interim order, but such power can only be exercised sparingly and only in extreme urgent. फुल टाइम मेंबर ने अपीलेंट को बोला था कि आप 2,66,59,215 प्लस इंटरेस्ट अब तक का 3,83 लाख रुपए जमा कराओ। जो आपको अगर यूपीएसआई के बेसिस पर या इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करते तो लॉस हो जाता, जो होने से आपने बचा लिया, इतना पैसा आप लौटाओ। जब तक जमा नहीं करा देते हो पैसा, आपके बैंक अकाउंट भी सीज रहे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि आप केवल सुनिए, ध्यान से सुनना। जनरली क्या होना चाहिए, मैटर आया, शोकॉज नोटिस दो, क्यों ना पेनल्टी लगाई जाए, आओ इन्वेस्टिगेशन करो, एडजुडिकेशन करो, प्रॉपर उन्हें बोलने का मौका दो, उनसे रिप्रेजेंटेशंस मंगवाओ। कुछ नहीं किया, आरोप लगा, देखा, डायरेक्टली नोटिस दे दिया, शो कॉज नोटिस कि आपके ऊपर डिसगोर्जमेंट की पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए 3 करोड़ रुपए की। ये क्या बात होती है? फैक्ट क्या था, अपीलेंट सीईओ थे इसके, ये डीटीएल के, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो क्या बनाती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपीलेंट एमडी है 1989 से, उनके ऊपर चार्ज क्या था कि आपने 51,000 शेयर्स बेचे यूपीएसआई के बेसिस पर, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर, और इसीलिए ये जो लॉस आपको हो सकता था वो नहीं हुआ, आप ये लौटाओ। सेट ने कहा किसी को इमरजेंसी नहीं थी जो आपको एक्सपर्ट इंटरिम ऑर्डर देना पड़ेगा। अपीलेंट एक इनसाइडर है, बिल्कुल है, हो सकता है वायलेशन किया हो, इंक्वायरी तो करो, और इसीलिए इम्पैक्ट ऑनर सस्टेन नहीं हो सकता, वेस्ट कर दिया, और आप एडमिशन स्टेज में आपने पेनल्टी लगा दी, ना काउंटर एफिडेविट मंगवाया, कुछ नहीं, केवल एक शोकॉज नोटिस दिया, और शोकॉज नोटिस में भी क्या कह रहे हो, क्यों ना पेनल्टी लगाए 3 करोड़ रुपए की। अपील इज अलाउड, और कहा पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरा एडजुडिकेशन। तो यस, सेबी इज हैविंग पावर, तो इंटरिम ऑर्डर दे, एक्सपर्ट इंटरिम ऑर्डर दे, बट एक्सट्रीम अर्जेंसी। एक केस हम डिस्कस करने से रह गए टेक ओवर कोर्ट में, केस नंबर 2, सुशील सोमानी एंड अदर्स। क्या हुआ इस केस में, पहले आपको सुनिए। एक इंटर से ट्रांसफर हुआ अमंग प्रमोटर्स, तो आप कहोगे ठीक है, तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन जो भी है, क्या हुआ है कि इंटर से ट्रांसफर अमंग
दीज पीपल लाइक प्रमोटर्स एग्जम्प्ट होता है। बट उस एग्जम्पशन की कुछ कंडीशन है। उस एग्जम्पशन की कंडीशन ये है कि अगर इंटर से ट्रांसफर है एक पर्टिकुलर प्राइस पर है, इंटर से ट्रांसफर एग्जम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू वो पर्टिकुलर प्राइस पर हो और आप बचे हुए सारे रेगुलेशन कंप्लाई करें, स्पेशली डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो हम पढ़ते भी हैं कि डिस्क्लोजर से एग्जम्पशन नहीं मिलती, केवल पब्लिक अनाउंसमेंट से एग्जम्पशन। कंडीशन क्या लिखी हुई कि इंटर से ट्रांसफर अमंग द प्रमोटर्स बिटवीन द प्रमोटर इज एग्जाम सब्जेक्ट टू इस प्राइस पर होना चाहिए और आप बच्चे हुए रेगुलेशन सारे कंप्लाई करेंगे। इट इंक्लूड रेगुलेशन रिलेटेड टू डिस्क्लोजर आल्सो। तो ये हो जाए तो कहते हैं एग्जाम हो जाएगा आपका ये रेगुलेशन 10। तो क्या हुआ, एक केस में क्या हुआ कि प्रमोटर्स के बीच में ट्रांसफर हुआ, ट्रिगर पॉइंट आया, स्टिल पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन 10 एग्जाम करता है। लेकिन उन्होंने एक्विजिशन का डिस्क्लोजर 7 दिन बाद किया। आप बोलोगे पकड़ लिया हमने, 2 दिन लिखा हुआ है वहां, विद इन 2 डेज फ्रॉम एक्विजिशन आपको इंटीमेट तो करना पड़ता है। डिस्क्लोजर वाले प्रोविजंस जब भी आपके पास इस लिमिट से ज्यादा है 2%, इससे ज्यादा आप करोगे 2 दिन में आपको इंटीमेट कर, ठीक है। गलती क्या हो गई कि आपका इंटर से ट्रांसफर तो था, प्राइस भी फॉर एग्जांपल सही थी, आप डिस्क्लोजर करना भूल गए, 5 दिन डिले किया, 2 दिन की जगह 7 दिन। सेबी ने क्या किया, आपके इस एक्विजिशन को एग्जम्प्ट मानने से मना कर दिया। क्योंकि क्या कहते हैं कि एग्जम्पशन तब मिलेगी जब ये भी फुलफिल करो कि बचे हुए सारे रेगुलेशन फॉलो करेंगे, दैट इंक्लूड रेगुलेशन रिलेटेड टू डिस्क्लोजर, वो आपने फॉलो नहीं की। सेबी ने उठाकर बढ़िया पेनल्टी लगा दी 15 लाख रुपए की फॉर वायलेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। सर पब्लिक अनाउंसमेंट क्यों आया सर? कि कमीशन नहीं बची क्योंकि डिस्क्लोजर वाला प्रोविजन फॉलो नहीं किया, ठीक है। अपीलेंट गया सेट में, केस आप पढ़ सकते हो, आई होप। अपीलेंट गया सर, 2 दिन की जगह 7 दिन तो हुए थे, 5 दिन की पेनल्टी इतनी बड़ी लगा दोगे और बोलोगे पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। तो सेट ने क्या कहा, हम टेक्निकली देखा जाए तो अपीलेंट एग्जम्प्ट नहीं है। एओ ने ऑब्जर्व किया कंडीशन मेकिंग डिस्क्लोजर विद इन 2 वर्किंग डेज नॉट फुलफिल्ड, और एक्ट इसीलिए एग्जामिशन के लिए फिट नहीं बैठता, इसलिए आप पेनल्टी लगा दी गई। अपीलेंट ने 5 दिन बाद डिस्क्लोजर किया। तो क्या हुआ, कहा गया सेट थी अपीलेंट अथॉरिटी, अपीलेंट अथॉरिटी ने क्या कहा, टेक्निकल ब्रीच है केवल, और इसीलिए एओ ने 15 लाख रुपए की पेनल्टी की जगह तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। इट विल जस्ट एंड सफिशिएंट, अपील पार्टली अलाउड। पार्टली अलाउड मींस 15 लाख रुपए की पेनल्टी तो लगा दी गई थी आप पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई साहब पब्लिक अनाउंसमेंट की पेनल्टी मत लगाओ, केवल डिस्क्लोजर वाली पेनल्टी लगा दे, तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी, ठीक है। तो अपील पार्टली अलाउ की गई, नहीं यार पब्लिक अनाउंसमेंट तो अप्लीकेबल नहीं होगा, केवल डिस्क्लोजर का आपसे वायलेशन होगा, 5 लाख रुपए की पेनल्टी सफिशिएंट। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हमें डिस्कस करना है, इट इज म्यूचुअल फंड। टाइम हो रहा है अगेन, मुझे 40-45 मिनट्स का ही जनरली डायरेक्शन दिया हुआ है आप लोगों ने कि सर उससे ज्यादा नहीं हो पाता एक दिन में, डिविजन्स चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं इन दिनों। लॉकडाउन पीरियड में भी सेबी काम कर रहा था। क्या चेंज हुआ, और ये तो लॉकडाउन के जस्ट पहले February 26, 2020 का अमेंडमेंट। मैंने क्लास में कई बार नोइंगली और अननोइंगली ये बोला, शायद आपने सुना भी होगा, कि म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स जैसे शेयर्स की डीलिंग होती है वैसे नहीं होती। कहीं ना कहीं भले ही म्यूचुअल फंड की यूनिट लिस्टेड है, लेकिन आपको उनको अगर खरीदना बेचना है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या बाद में अलाउ किया गया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्हीं के थ्रू खरीद बेच सकते हो आप म्यूचुअल फंड के। इवन
नॉट डायरेक्टली यू कैन डील। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इनके थ्रू ही आप यूनिट्स में डील कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले ये डील भी बहुत अलग तरीके से होती थी, स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता था, तब डील होती ही नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। बाद में अलाउ किया कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बाद में अलाउ किया रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम और परचेज करने। ये तो 2013 में ही कह दिया था, तो अभी क्या होगा आप पढ़ेंगे वो। तो 2013 में अलाउ कर दिया था कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर अलाउड कि आप स्टॉक एक्सचेंज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स परचेज और रिडीम कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के। ठीक है, अब क्या चेंज आया? अब जो चेंज आया वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बच्चों के लायक नहीं है इसलिए पढ़ाया भी नहीं जा रहा है लोगों से, आप इसे ढंग से। म्यूचुअल फंड की स्कीम दो तरह की होती है, म्यूचुअल फंड की हर स्कीम में दो तरह के प्लान होते हैं, वन इज डायरेक्ट प्लान, अदर वन इज रेगुलर प्लान। तो तभी मैंने एक दिन वो म्यूचुअल फंड के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें एक रेगुलर डायरेक्ट प्लान का नाम सुना था। हाँ, आपको क्या है वो ढंग से, म्यूचुअल फंड की हर स्कीम में दो तरह के प्लान आपको प्रपोज किए जाते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान का मतलब क्या है पहले वो समझ लें। वहां पर आपकी डीलिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगी, आपको रिडीम और परचेज करना है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट प्लान है तो आप क्या कर सकते हैं पता है? आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। क्या बात कर रहे हो, हट गए डिस्ट्रीब्यूटर बीच में से? हाँ, ये अमेंडमेंट है? नहीं नहीं, रुको तो है। डायरेक्ट प्लान वो होते हैं जो इन्वेस्टर डायरेक्टली जाए और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू रिडीम और परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान। उसमें मैटर क्या है बस कि प्लान का सिलेक्शन है ना, कौन सा प्लान अच्छा है कौन सा नहीं, सिलेक्शन कितना कैसे कब हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम जनरली एडवाइजर्स के पास, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डील करते हैं। रोल अभी भी है उनका, एडवाइजरी रोल तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं ये रोल खत्म कर दिया था डायरेक्ट प्लान ने कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वेबसाइट के थ्रू कर लें। उससे क्या होगा बहुत अच्छे से जानते हो आप, कमीशन खत्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डाउन आ जाएगा। ये सिखाया था उस एड में, म्यूचुअल फंड सही है वाला एड आ रहा है डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड वेबसाइट के थ्रू। तो डायरेक्ट रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन लगता है और डायरेक्ट प्लान में ऐसा कोई कमीशन नहीं लगेगा। इसी वजह से एक्सपेंस रेशियो ज्यादा और यहाँ एक्सपेंस रेशियो कम। बेनिफिट अल्टीमेटली आपको मिलेगा हायर एक्सपेंस रेशियो लोअर द रिटर्न, लोअर द एक्सपेंसेस रेशियो हायर द रिटर्न। ग्रेट, तो समझ में आ गया डायरेक्ट प्लान और रेगुलर। 26 फरवरी 2020 से क्या किया है सेबी ने, बड़ा चेंज। चेंज ये है इन्वेस्टर्स अब स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज करके डायरेक्ट प्लान में डायरेक्टली डील कर, रेगुलर प्लान में नहीं। रेगुलर प्लान तो खत्म ही हो गया ना, वहां डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाओगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करके आपके लिए बाइंग सेलिंग करेंगे। लेकिन डायरेक्ट प्लान में तो आप पहले भी वेबसाइट के थ्रू कर देते थे, बट वेबसाइट के थ्रू जाते थे कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी नहीं थी, वो इफेक्टिवनेस नहीं थी। अब क्या अलाउ कर दिया कि इन्वेस्टर्स आर अलाउड, नाउ यू आर एबल टू डील इन डायरेक्ट प्लान थ्रू स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट प्लान में अब आप स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू डील कर, इन्वेस्टर्स आर एबल टू डील इन डायरेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है, इस अमेंडमेंट को पढ़ने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा ईच स्कीम देयर आर टू टाइप ऑफ प्लान, डायरेक्ट एंड, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। तो ये अमेंडमेंट, चलिए अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आप जानते हो, स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म को यूज करके डिस्ट्रीब्यूटर ये काम कर सकते थे, फिर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को भी अलाउ किया। लेकिन अब क्या है
प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स की रीच बढ़ाने के लिए नाउ इट इज बीन डिसाइडेड to allow investors to directly access infrastructure of the recognized stock exchange to purchase and redeem mutual fund units directly from mutual fund or a direct plan में अब आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यूज करके रिडीम और परचेज कर सकते हैं। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज, उनके ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी को अपने बाय लॉज में भी चेंज करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर खुद भी डायरेक्ट प्लान में डील कर सकता है, तो आपके बाय लॉज भी उसके अकॉर्डिंग हो कि यस इन्वेस्टर भी डील करेगा तो आप उसको एग्जीक्यूट करवाओ। अमेंडमेंट के पहले क्या था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। Prior to the amendment, SEBI had permitted mutual fund distributor and registered investment advisors to use infrastructure of the recognized stock. Now, in order to increase the reach of this platform, SEBI ने investors को directly infrastructure of stock exchange access करने के लिए allow कर दिया। ठीक, for more details ये आपको लिंक दी हुई है वेबसाइट की, SEBI के सर्कुलर की। ठीक, 6 मार्च 2020 को क्या हुआ और म्यूचुअल फंड में क्या क्या चेंजेस आए और म्यूचुअल फंड के कुछ केस लॉस के हम बात कल करें। ठीक, तो सी यू पीपल टुमारो, तब तक अच्छे से पढ़े और इन केस यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट फील फ्री टू आस्क। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।